Hello friends, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the enhancement of bioavailability. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनमें मॉडिफिकेशंस करके किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम किसी भी ड्रग को तब कंसीडर करते हैं कि उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी हमारी पुअर है जब उसमें ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो। मीन्स अगर किसी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअर है और उसका डिसोल्यूशन रेट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड में उसका डिसोल्यूशन रेट स्लो है और एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअर है, तो हम ये कहेंगे कि उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी पुअर होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी बायोअवेलेबिलिटी आपने पढ़ा है, बायोअवेलेबिलिटी में क्या होता है कि बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स कि किस रेट से कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, उसी को हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। और बायोअवेलेबिलिटी के लिए जो मेन फैक्टर है जो कि जिसके ऊपर किसी भी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड होती है वो है एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में हमारी ड्रग पहले डिसइंटीग्रेट होती है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद ड्रग हमारी डिसॉल्व होती है इन बायोलॉजिकल फ्लूइड में। तो अगर किसी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअर है और उसका जो डिसोल्यूशन रेट वो स्लो है, तो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट भी स्लो हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन रेट स्लो होगा तो यानी कि एब्जॉर्प्शन स्लो होने से हमारी बायोअवेलेबिलिटी भी पुअर होगी। तो अगर किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी पुअर है, एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअर है, उसका डिसोल्यूशन रेट स्लो है, तो उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पुअर होगी। और जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि अगर किसी ड्रग की परमेबिलिटी पुअर है थ्रू द बायोमेम्ब्रेन, मीन्स कि जब हमारी ड्रग बायोलॉजिकल फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व होने के बाद वो बायोमेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके तब सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में पहुंचती है। तो अगर किसी भी ड्रग की बायोमेम्ब्रेन को परमिएट करने की कैपेसिटी कम है, उसकी परमिएशन पावर कम है, देन वो ड्रग की भी बायोअवेलेबिलिटी भी पुअर होगी। तो यहाँ पे किसी भी ड्रग को हम तब कहेंगे कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर है जब उसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी पुअर होगी, या उसका डिसोल्यूशन रेट स्लो हो, या उसकी परमेबिलिटी पुअर हो। जो नेक्स्ट हम देखते हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग अमेडॉन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जहाँ पे ड्रग को 4 कैटेगरीज में बांटा गया उनकी सॉल्युबिलिटी और परमिबिलिटी के बेसिस पे। आइए देखते हैं कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में किस तरीके से ड्रग को उनके सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइड किया गया। तो अब जैसा कि आपने अभी देखा कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन में ड्रग को हम 4 क्लासेस में रखते हैं। तो जो क्लास 1 की ड्रग होती है उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है और परमेबिलिटी भी हाई होती है। यानी कि अगर किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी हाई है और परमेबिलिटी भी हाई है, इट मीन्स कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी। या तो जो ड्रग्स हमारी बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्लास 1 पे लाई करेंगी, उनकी बायोअवेलेबिलिटी में कोई भी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ हाई सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी देयर बायोअवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बी गुड। एंड देन सेकेंड ड्रग इज क्लास 2 ड्रग्स। क्लास 2 ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो होती है और इसकी परमेबिलिटी हाई होती है। मीन्स परमेबिलिटी जो क्लास 2 की ड्रग्स होती हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, उनकी परमेबिलिटी तो बढ़िया होती है बट उनकी सॉल्युबिलिटी लो होती है। तो यहाँ पे आपने जैसे कि पहले पढ़ा कि अगर किसी ड्रग की एक्वस सॉल्युबिलिटी लो है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर हो सकती है। तो यानी कि जो क्लास 2 की ड्रग्स हैं, इनकी बायोअवेलेबिलिटी को बेटर करने के लिए, इनकी बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हमें इनकी सॉल्युबिलिटी को भी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ठीक। देन नेक्स्ट है आपकी क्लास 3 की ड्रग। क्लास 3 की ड्रग की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है बट उसकी परमेबिलिटी लो होती है। तो यहाँ इस क्लास 3 की ड्रग्स में हमें
परमिबिलिटी में मॉडिफिकेशंस करके, परमिबिलिटी को इम्प्रोवाइज करके हम क्लास 3 की ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। देन जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज क्लास 4 ड्रग। क्लास 4 ड्रग की जो होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी भी लो होती है और साथ ही साथ परमेबिलिटी भी लो होती है। तो इनका सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों लो होने की वजह से इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, और पुअर एब्जॉर्प्शन होने की वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी इन चारों क्लासेस ऑफ ड्रग्स में सबसे पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो अगर क्लास 4 की ड्रग की बायोबिलिटी को हमें इन्हांस करना है तो इनकी सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों ही फैक्टर्स को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, दोनों ही फैक्टर्स को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। मीन्स क्लास 4 की जो ड्रग है यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी को भी इनकी इन्हांस करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसकी परमेबिलिटी को भी इन्हांस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में कैसे के ड्रग को 4 क्लासेस में उनके सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट, कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो बायो अवेलेबिलिटी को मीन्स जो बायो अवेलेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के मेन 3 कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस हैं, या हम ये कह सकते हैं किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हांस करने के मेन 3 अप्रोचेज या 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द फार्मास्यूटिकल अप्रोच। फार्मास्यूटिकल अप्रोच मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके फार्मास्यूटिकल रिलेटेड पैरामीटर्स को इम्प्रोवाइज करेंगे, सच एज इन दिस मेथड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। मीन्स हमारी जो फॉर्मुलेशन मेथड है, जो भी हमारा क्राइटेरिया है फॉर्मुलेशन का, उसको हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग विदाउट चेंजिंग द केमिकल स्ट्रक्चर। मीन्स कि हम फार्मास्यूटिकल अप्रोच में जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करेंगे वो उसके फॉर्मुलेशन में मॉडिफिकेशन करके हम बढ़ा सकते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ चेंज करके हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रोवाइजेशन करके हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना होगा फार्मास्यूटिकल अप्रोच में कि हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर के साथ, मीन्स कि जो उसमें एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसके केमिकल स्ट्रक्चर के साथ कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक, देन these approaches mainly aimed at altering the biopharmaceutic properties of drug in one of the several ways। मीन्स यहाँ पे हम मेनली बायोफार्मास्यूटिक्स प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इन्हांस करते हैं। तो अब उसकी बायोफार्मास्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसके लिए फार्मास्यूटिकल अप्रोच में फॉलोइंग मेथड दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी या उसके डिसोल्यूशन रेट को इन्हांस करके हम बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, और जो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट में जो इन्हांसमेंट है वो अप्लाइज टू क्लास 2 ड्रग। क्लास 2 की जो ड्रग है उसमें हम इसकी सॉल्युबिलिटी और उसके डिसोल्यूशन को इम्प्रोवाइज करके हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देन सेकेंड मेथड ऑफ फार्मास्यूटिकल अप्रोच इज एनहांसमेंट ऑफ ड्रग परमेबिलिटी। ड्रग की परमेबिलिटी को इन्हांस करके भी हम बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ये क्लास 3 की BCS के अकॉर्डिंग जो क्लास 3 ड्रग है जिसकी परमेबिलिटी लो है उस केस में ये मेथड अप्लाई होगा। देन नेक्स्ट वन इज इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर इन्हांस करके ड्रग की स्टेबिलिटी को इन्हांस करके भी हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ फार्मास्यूटिकल अप्रोच इज इन्हांसमेंट ऑफ GIT रिटेंशन। मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिटेंशन। मीन्स कि हम जो भी हमारी GI में
हमारी ड्रग ज़्यादा देर तक वहाँ रह पाए, उसके रिटेंशन टाइम को इन्हांस करके भी किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। तो जो फर्स्ट मेथड है बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने का वो है फार्मास्यूटिकल अप्रोच। और फार्मास्यूटिकल अप्रोचेज में हम 4 तरीके से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। उसकी सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज़ करके, उसकी परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करके, ड्रग की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करके और ड्रग का जीआई इंटेस्टाइनल रिटेंशन टाइम इंक्रीज करके। देन सेकेंड अप्रोच फॉर मेथड फॉर इन्हांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज द फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच। फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर्स में मॉडिफिकेशन करके हम उसके बायोबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन मीन्स कि उसके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में उसमें जो एक्सिपिएंट्स यूज़ किए गए हैं वहाँ पे हम कुछ मॉडिफिकेशन करके ड्रग की बायोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट अप्रोच ऑफ इन्हांसमेंट फॉर बायोबिलिटी इज द बायोलॉजिकल अप्रोच। इस अप्रोच में हम ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करके हम उसकी बायोबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर किसी ड्रग को ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किया गया वो ओरल रूट से किया गया है, बट उसकी ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करने पे उसका जो बायोबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, तो उस केस में हम उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करके मीन्स अगर ओरल रूट से बायोबिलिटी हमें नहीं बढ़िया मिल रही है तो हम उसको पेरेंटल रूट में ले जाके उसको पेरेंटल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन करके उसकी हम बायोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके 3 मेन मेथड हो गए फॉर इन्हांसमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। फर्स्ट वन इज द फार्मास्यूटिकल अप्रोच, सेकंड वन इज द फार्माकोकाइनेटिक अप्रोच एंड थर्ड वन इज द बायोलॉजिकल अप्रोच। और जो मेन मेथड है इन मेथड अमंग ऑफ दिस मेथड, जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है वो है आपका इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। अगर किसी ड्रग की डिसोल्यूशन रेट को हम इंक्रीज कर देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो जाएगा और ड्रग हमारी अच्छी बायोबिलिटी प्रोड्यूस करेगी। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट थ्रू इन्हांसमेंट ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट। कैसे किसी ड्रग की ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को हम इन्हांस करके उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और उसके डिसोल्यूशन रेट को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो मेथड है, कई तरीके के मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और उसके डिसोल्यूशन रेट को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके हम बायोबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है ये है आपका माइक्रोनाइजेशन। माइक्रोनाइजेशन जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, माइक्रोनाइजेशन मीन्स यहाँ पे हम उसके पार्टिकल साइज पे काम करेंगे। मीन्स किसी भी ड्रग के हम अगर उसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके उसको माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, देन हम उसकी सॉल्युबिलिटी को माइक्रोनाइजेशन के थ्रू किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, प्रोसेस इन्वॉल्व रिड्यूसिंग द साइज of the solid drug particles to 1 to 10 micron by spray drying or by use of air attrition method। means spray drying method के थ्रू या air attrition methods के यूज़ करके हम किसी भी पार्टिकल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। उसके साइज को हम रिड्यूस करके ला देते हैं 1 to 10 माइक्रोन तक। मीन्स उसके साइज को हम काफ़ी माइक्रो साइज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ड्रग की सॉल्युबिलिटी या उसका डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल ग्रीसियोफल्विन और सेवरल स्टेरॉइडल एंड सल्फा ड्रग्स हैं जिनके सॉल्युबिलिटी या उनके डिसोल्यूशन को इम्प्रोवाइज़ किया जाता है माइक्रोनाइजेशन के थ्रू। तो फर्स्ट मेथड हो गया किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने का, माइक्रोनाइजेशन। एंड सेकेंड मेथड इज nanonization। Nanonization is a process whereby the drug powder is converted to nano crystals of
साइज 200 to 600 नैनोमीटर। यहाँ पे भी हम उसके पार्टिकल साइज के ही ऊपर काम करते हैं, उसके पार्टिकल साइज को ही रिड्यूस करते हैं। तो कोई भी ड्रग पाउडर होता है उसको नैनो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मीन्स काफ़ी छोटे पार्टिकल्स में हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसका साइज होता है 200 से 600 नैनोमीटर। इसका एग्जाम्पल है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी जो ड्रग्स है उसकी सॉल्युबिलिटी को उसके नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर, उनके पार्टिकल्स को नैनो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करके ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट में मॉडिफिकेशन करके बायोअवेलेबिलिटी को हम उसकी इंक्रीज करते हैं। और देयर आर 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज करेंटली यूज टू प्रिपेयर नैनो पार्टिकल्स। किसी भी ड्रग के पार्टिकल्स को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 बेसिक टेक्नोलॉजीज करेंटली यूज़ की जा रही हैं। फर्स्ट वन इज़ परमेलिंग, सेकेंड वन इज़ होमोजेनाइजेशन विथ वाटर, एंड थर्ड वन इज़ होमोजेनाइजेशन इन नॉन एक्वस मीडिया और इन वाटर विथ वाटर मिसिबल लिक्विड। तो इन 3 मेथड्स के थ्रू हम किसी भी ड्रग पार्टिकल्स को उसके नैनो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 तरीके के मेथड आपने देखे ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने का। फर्स्ट वन इज माइक्रो आयनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज नैनोनाइजेशन। देन नेक्स्ट थर्ड मेथड इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रिक्रिस्टलाइजेशन। ये इस मेथड में क्या होता है, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ नॉवेल नैनो साइजिंग एंड सॉल्युबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, वर्क्स बाय पार्टिकल साइज रिडक्शन वाया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस। यहाँ पे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड प्रोसेस के थ्रू जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का एग्जांपल है आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और ऐसे फ्लूइड जिनका टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा होता है, उन फ्लूइड्स को हम कंसीडर करते हैं ऐसा सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का एग्जांपल है CO2। तो यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग के उस मीन्स ये एक तरीके के इस टेक्निक, ये भी हमारी पार्टिकल साइज रिडक्शन टेक्निक ही होती है, इसे हम नॉवल नैनो साइजिंग टेक्निक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की हेल्प से हम किसी भी ड्रग को नैनो साइज में कन्वर्ट करते हैं, और उसको नैनो साइज में कन्वर्ट करके हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देन फोर्थ मेथड है आपके ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करने का, स्प्रे फ्रीजिंग इनटू लिक्विड। मीन्स कि स्प्रे फ्रीजिंग इनटू लिक्विड में उसके हम फ्रीजिंग करते हैं, लिक्विड में स्प्रे फ्रीजिंग करते हैं। इस टेक्निक में आइए देखते हैं क्या होता है। दिस टेक्निक्स इन्वॉल्व एटमाइजिंग इन एन एक्वस ऑर्गेनिक को सॉल्वेंट सोल्यूशन, एक्वस इमल्सन और सस्पेंशन कंटेनिंग ड्रग। मीन्स इस तरीके के जो अगर कोई हमारी एक्वस कंटेनिंग ड्रग है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंटेनिंग ड्रग है, या एक्वस ऑर्गेनिक को सॉल्वेंट सोल्यूशन कंटेनिंग ड्रग है, इस तरीके के ड्रग को हम क्या करते हैं उसको डायरेक्टली हम उसको कॉम्प्रेस गैस या क्रायोजेनिक लिक्विड के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे कि उन पार्टिकल्स का द फ्रोजन ऐसे कॉम्प्रेस गैसेस या क्रायोजेनिक लिक्विड्स के कांटेक्ट में आने से हमारी जो ड्रग मटेरियल होते हैं उनका फ्रीजिंग हो जाती है। देन फिर जो फ्रोजन पार्टिकल्स होते हैं, उन फ्रोजन पार्टिकल्स आर देन लायोफिलाइज्ड टू ऑब्टेन ड्राई एंड फ्री फ्लोइंग माइक्रोनाइज पाउडर। फिर जो हमारे कॉम्प्रेस गैस और क्रायोजेनिक लिक्विड से ट्रीट कराने के बाद जो हमारे फ्रोजन पार्टिकल्स मिलते हैं, उन फ्रोजन पार्टिकल्स को फर्दर लायोफिलाइजेशन के थ्रू हम ड्राई और फ्री फ्लोइंग माइक्रोनाइज पाउडर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। फ्री फ्लोइंग उसको मीन्स यहाँ पे हम उसको माइक्रोनाइज मीन्स उसका साइज रिड्यूस करके उसको माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ये इस स्प्रे फ्रीजिंग इनटू लिक्विड मेथड के थ्रू जो हमें पार्टिकल ऑब्टेन होगा वो ड्राई और फ्री फ्लोइंग पाउडर होगा, मीन्स जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट इन्हांस हो जाएगा। देन नेक्स्ट टेक्निक है आपकी इवापोरेटिव
प्रिसिपिटेशन इनटू एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम EPAS के नाम से भी जानते हैं। इस टेक्निक्स में क्या होता है, इसमें ड्रग्स जो होती हैं हमारी डिज़ोल्व की जाती हैं लो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मीन्स हम EPAS टेक्निक में हम सबसे पहले ड्रग को क्या करते हैं, उसको किसी ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। मीन्स सबसे पहले ड्रग हमारी लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व की जाती है। देन जो फिर सॉल्यूशन मिलेगा हमें, वो सॉल्यूशन इस पंप थ्रू अ ट्यूब। सॉल्यूशन को हम एक ट्यूब के थ्रू पंप करके उसको हम एक ट्यूब से पंप करते हैं, वेयर इट इज़ हीटेड अंडर प्रेशर टू अ टेम्परेचर अबव द सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स फिर हम उसको एक पंप के थ्रू एक ट्यूब के थ्रू उसको पंप करते हैं, फिर उसको हीट करते हैं अंडर प्रेशर, जहां उसके बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर प्रेशर पे उसको हीट करते हैं। और हीट करने के बाद देन स्प्रेड थ्रू अ फाइन एटमाइजिंग नोजल इनटू अ हीटेड एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स एक फाइन एटमाइजिंग नोजल के थ्रू हीटेड एक्वस सॉल्यूशन पे उसकी हम स्प्रेइंग करते हैं, जिसके थ्रू हमें रिड्यूस पार्टिकल साइज मिल जाते हैं और फिर उसकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट के बारे में आप जानते ही हैं, सर्फेक्टेंट आर वेरी यूजफुल एज एब्जॉर्प्शन इन्हांसर एंड इन्हांस बोथ डिसोल्यूशन रेट एज वेल एज परमिबिलिटी ऑफ ड्रग। सर्फेक्टेंट जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन इन्हांसर के रूप में ही जाने जाते हैं और ये किसी भी ड्रग के डिसोल्यूशन रेट और उसकी परमेबिलिटी दोनों को इंक्रीज करते हैं। जिस सर्फेक्टेंट का एग्जांपल है आपका CMC कार्बोक्सिल मेथाइल सेलुलोज। ये सब क्या करते हैं, किसी भी डिसोल्यूशन पार्टिकल के बीच फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है आपका यूज़ ऑफ साल्ट फॉर्म। साल्ट फॉर्म का भी यूज़ करके हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को और उसके डिसोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ओरिजिनल ड्रग के कंपैरिजन में हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो साल्ट फॉर्म का भी यूज़ करके हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी और उसके डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट सॉल्ट फॉर्म में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि अगर कोई ड्रग वीक बेसिक या वीक एसिडिक ड्रग्स है तो उसको साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। और वहीं अगर कोई साल्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है या जो पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जिबिट करता है, एसिड साल्ट को भी हम यूज़ नहीं कर सकते किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका प्रिसिपिटेशन इनहिबिटर्स। यहाँ पे हम जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ऐसे पॉलीमर्स का यूज़ करते हैं जैसे कि जिसकी वजह से किसी ड्रग का प्रिसिपिटेशन ना होने पाए। जनरली जो ड्रग में प्रिसिपिटेशन अकर होता है वो होता है कि जब हमारी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम को के ऊपर चली जाती है, तो उस केसेस में हमें हमारी जो कंडीशन अचीव हो जाती है वो सुपर सैचुरेशन कंडीशन। मीन्स अगर कोई ड्रग उस ड्रग की इक्विलिब्रियम सॉल्युबिलिटी के ऊपर चली जाती है कंसंट्रेशन, तो वो ड्रग सुपर सैचुरेशन कंडीशन को अचीव कर लेगी और सुपर सैचुरेशन के कंडीशन में ड्रग प्रिसिपिटेशन या क्रिस्टलाइजेशन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, PVP ऐसे पॉलीमर्स का यूज़ करके, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ऐसे पॉलीमर्स का यूज़ करके उसके प्रिसिपिटेशन को हम इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रेशन ऑफ, नेक्स्ट मेथड जो है वो है अल्ट्रेशन ऑफ pH ऑफ द ड्रग इन्वायरमेंट। मीन्स किसी भी ड्रग के pH को हम अल्टर करके उसके pH में इम्प्रोवाइजेशन करके हम उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब pH को अल्टर करने का या pH इम्प्रोवाइजेशन के दो मेथड होते हैं, इन सीटू सॉल्ट फॉर्मेशन या एडिशन ऑफ बफर। मीन्स बफर्स का यूज़ करके या इन सीटू सॉल्ट फॉर्मेशन का यूज़ करके हम किसी भी ड्रग के माइक्रो इन्वायरमेंट के pH को अल्टर कर सकते हैं।
Then next method is use of amorphous anhydrate solvents and metastable पॉलीमर्स। ये मीन्स कि उस ड्रग के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो हम ड्रग पार्टिकल का सिलेक्शन करते हैं वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की एनालिसिस करके, उनकी स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करके हम ये देख लेते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है कि नहीं। तो मीन्स ये जब ये डिपेंड करेगा ड्रग के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ एनी ड्रग पार्टिकल्स वी विल फोकस ऑन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, कि उस ड्रग का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है या नहीं। देन नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट डिपोजिशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, कोई अगर पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग है, इसका बेस्ट एग्जांपल है निफेडिपिन। निफेडिपिन जो होती है हमारी, ये पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग है। तो अगर कोई पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग है तो उसके ऊपर हम उसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल में हम उसे डिज़ोल्व कर देते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कोई इनर्ट हाइड्रोफिलिक सॉलिड मैट्रिक्स हो, जैसे स्टार्च हो, उनका डिपोजिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर उसका जो भी हमारा सॉल्वेंट है उस डिपोजिशन हो जाता है, और सॉल्वेंट डिपोजिशन की वजह से उस पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट मेथड इज प्रिसिपिटेशन। इस मेथड में क्या होता है, जो पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं इनको एक सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रैपिड मिक्सिंग के थ्रू डिज़ोल्व करके, या रैपिड मिक्सिंग मीन्स हम कोई पुअरली एक्वस सॉल्युबल ड्रग लेंगे, उसको सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नॉन सॉल्वेंट के साथ मिक्स करेंगे, जिससे वो ड्रग प्रिसिपिटेट होकर नैनो साइज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इस मेथड्स के थ्रू मीन्स जब हम किसी ड्रग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और उसके नॉन सॉल्वेंट के साथ मिक्सिंग करके उसका प्रेसिपिटेशन करते हैं, इस मेथड से जो पार्टिकल्स प्रोडक्ट प्रिपेयर किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोसॉल। एंड नेक्स्ट मेथड है आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इनसॉल्युबल कैरियर्स। इस केसेस में हम क्या करते हैं, एक हाईली एक्टिव एब्जॉर्बेंट का यूज़ करके, मीन्स हाईली एक्टिव एब्जॉर्बेंट का यूज़ करके हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी और उसकी डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी मिलती है। देन नेक्स्ट मेथड इज सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लेते हैं, दो सॉलिड कंपोनेंट्स लेते हैं, जिनको हम एक साथ होमोजेनाइज फेज में उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। और ये जो सॉलिड सोल्यूशन का फॉर्मेशन है इसको हम मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल साइज में रिडक्शन होने, उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे पार्टिकल साइज में रिडक्शन होने की वजह से जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं वो फिर फर्दर आपकी ग्रेटर एक्वस सॉल्युबिलिटी और फास्टर डिसोल्यूशन शो करते हैं। और ये जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं ये जनरली फ्यूजन मेथड्स के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर ये भी दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, दो तरीके के सॉलिड होते हैं, जिनको मेल्ट करके ये भी फ्यूजन मेथड के थ्रू ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ये सेम है, लगभग इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सॉलिड सॉल्यूशंस के जैसे ही होती है। एंड नेक्स्ट मेथड इज सॉलिड डिस्पर्सन मेथड। सॉलिड डिस्पर्सन मेथड ये जनरली सॉल्वेंट या को प्रिसिपिटेशंस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड लास्ट मेथड फॉर ड्रग सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट इन्हांसमेंट इज मॉलिक्यूलर इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स का इनकैप्सुलेशन करके उसकी सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करते हैं। तो गाइस दीज आर द, यहाँ पे हमने 17 तरीके के मेथड्स को डिस्कस किया, जिसकी वजह से हम किसी भी ड्रग के सॉल्युबिलिटी और उसके डिसोल्यूशन रेट
को इन्हांस कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में हमें उस ड्रग की इन्हांस बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो ये आपके थे कुछ इंपॉर्टेंट बायो अवेलेबिलिटी इन्हांसमेंट मेथड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और इस नोट्स की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।